हेलो एवरीवन, आज तारीख है 22 जून 2025। तो आज के जो द हिंदू के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसमें पहला होगा जो FATF की एक रिपोर्ट है उसके बारे में देखेंगे। दूसरा ई रक्त कोष जो भारत सरकार के द्वारा पहल की गई है जो रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए। तीसरा टॉपिक होगा जो एयर बबल्स हैं वो मैसेज को कैसे अपने अंदर डेटा को अपने अंदर कंट्रोल करके रखते हैं उसके बारे में। आगे जो है अल नीनो को पहचानना इतना मुश्किल क्यों होता है। तो पहला हमारा टॉपिक है FATF लिंक्स डुअल यूज़ कार्गो सीज्ड बाय इंडिया टू पाकिस्तान एजेंसी। तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये इसकी फुल फॉर्म है FATF की। उसने रिपोर्ट में ये बताया है कि भारत द्वारा जो 2020 में जब्त किया गया जो दोहरा उपयोग वाला कार्गो था उसको पाकिस्तान के NDC से जोड़ा गया है जो कि पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम में शामिल है। तो ये कार्गो क्या है, ऑटोक्लेव शामिल थे जो कि एक चीनी जहाज़ जिसका नाम था द कुई युन जो फरवरी 2020 को गुजरात से कांडला बंदरगाह पर जब्त किया गया था, मतलब उसको कब्जे में ले लिया था। तो जहाज़ ने चीन के जो जियांगिन बंदरगाह है वहाँ से पाकिस्तान के पोर्ट कासिम की तरफ जाना शुरू किया, मूव किया वहाँ से, और कार्गो को गलत तरीके से औद्योगिक ड्राई के रूप में घोषित कर दिया था। मतलब कि जो कार्गो था भारत और पाकिस्तान का जो डुअल यूज़ कार्गो था उसको जो अवैध घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये निर्माण मिसाइल के निर्माण में काफ़ी उपयोगी था। अब थोड़ा FATF के बारे में जानते हैं। ये FATF एक ऐसा संगठन है जो कि देशों को ग्रे लिस्ट में रखता है। और ग्रे लिस्ट में क्यों रखता है? जो देश अपने जो वित्तीय प्रणालियाँ उसको में कि सुधार करने के लिए एक तो प्रेरित करता है ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद है उसको कम किया जा सके। मतलब कि जिन देशों में मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा होती है या फिर जो देश आतंकवाद को समर्थन करते खुला समर्थन, तो उसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि देश जो अपना वित्तीय जो प्रणालियाँ उसमें सुधार करे। और इसका प्रभाव क्या होता है, अगर कोई भी देश हाल ही में जो पाकिस्तान था इसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, तो कोई भी देश जब शामिल होता है तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विश्वसनीयता जो होती है वो प्रभावित हो जाती है, क्योंकि बाकी जो देश होते हैं जो कोई भी कंट्री होती है उसको लोन देने से या फिर उसको कर्ज देने से मना कर सकती है, क्योंकि जो देश ग्रे लिस्ट में शामिल होता है ऐसा माना जाता है कि वो अपने पूरा जितना भी उसके वित्तीय संसाधन है उनका यूज़ वो या तो आतंकवाद को समर्थन करने में करेगा या फिर जो कि विकास देश का ना हो सके उससे साइड होकर कि आतंकवाद की तरफ उसका जो रुख होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से जो देश इस लिस्ट में शामिल हो जाता है तो उस पर थोड़ा विश्वास कम हो जाता है, जिससे विदेशी निवेश में भी कमी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जहाँ पर उनका पैसा डूब सकता है। तो इसी वजह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट में कमी आती है। व्यापार वहाँ का संकट में आ जाता है, क्योंकि कोई भी कंट्री उस देश से व्यापार नहीं करना चाहेगी जहाँ पर उसे घाटा होगा। और वित्तीय लेन देन में सभी तरह की हर प्रकार की जो इसमें समस्या देखने को मिलती है, ये इसका प्रभाव होता है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है ग्रे लिस्ट की? तो समय समय पर देशों की प्रगति को जांच की जाती है, उस अकॉर्डिंग एक पूरे एक रिपोर्ट के आधार पर इनको फिर ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये एक पूरे प्रोसेस के थ्रू होता है और जो देश उसको जो भी टारगेट दिए जाते हैं वो कंप्लीट कर लेता है तो उसको ग्रे लिस्ट से बाहर भी किया जाता है। अगर कमियां और गंभीर होती है, सुधार नहीं होता है, तो देश को ब्लैक लिस्ट में हाई रिस्क जो जुरिडिक्शंस हैं उसमें डाल दिया जाता है। पहले ग्रे लिस्ट में डाला जाता है जब पता चलता है कि ये थोड़ा कम इस देश में कमी है या वित्तीय प्रणालियाँ अच्छी नहीं चल रही हैं या फिर जो आतंकवाद को मनी लॉन्ड्रिंग की जो समस्याएं हैं उस देश में, अगर ये उसको टारगेट देने के बाद भी अगर इसमें सुधार नहीं देखा जाता है तो फिर क्या इसको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। अब देखिए भारत पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो FATF की जो रिपोर्ट है उसमें जो दोहरा उपयोग वाला कार्गो था उसको पाकिस्तान जो मिसाइल कार्यक्रम है, पाकिस्तान जो मिसाइल बनाने का अपना कार्य कर रहा था उसमें इसको जोड़ा गया है। ये मामला जो पाकिस्तान की वित्तीय और व्यापारिक गतिविधियों में जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी कमी को दर्शाता है, जिसे भारत ग्रे लिस्ट में वापसी के लिए आधार के रूप में उपयोग कर सकता है। कि भारत जो है ये भी कह सकता है कि पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट में वापस से ऐड किया जाए। अब देखिए ग्रे लिस्ट से बाहर जाने की प्रक्रिया क्या है, आपको समझ आई क्या होगा ग्रे लिस्ट क्या होती है।
इससे बाहर कैसे निकलता है, कुछ उनको योजनाएं दी जाती हैं किसी भी कंट्री को, जो देश इस ग्रे लिस्ट में शामिल होता है उसको टारगेट दिए जाते हैं कि आपने इतने समय में ये काम पूरा करना है, मतलब आपने इतने समय में अपने देश को इतना विकसित करना है। तो उसी तरह जब ये टारगेट पूरे कर लेते हैं तो फिर इनको दोबारा फिर इसकी जांच की जाती है, साइट विज़न होता है, और अगर प्रगति जो है संतोषजनक पाई जाती है तो उस देश को सूची से हटाया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को 2022 में 34 पॉइंट कार्य योजना को पूरा करने के बाद ग्रे लिस्ट से निकाला गया था। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत सरकार के द्वारा एक पहल की गई है, ई ब्लड डोनर रजिस्ट्री होगी, अब ई रक्त कोष को लॉन्च किया गया है। तो जो भारत में जब हम देखते हैं जो रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो उनको संरक्षित रखने के लिए लोगों की ज़रूरतों को, मतलब जब किसी को ज़रूरत हो ऐसे ब्लड ग्रुप की लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा, तो सिर्फ ब्लड की वजह से किसी भी व्यक्ति की जान खतरे में ना हो, इसी वजह से इसको लॉन्च किया गया है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री को राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने की योजना बना रहा है, मतलब कि इसको राष्ट्रीय जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ कोलैब किया जा रहा है, जो कि रक्त बैंक जितने भी होते हैं, ब्लड बैंक, उनका प्रबंधन करना, जहाँ जो भी ब्लड की अवेलेबिलिटी को, उसकी जानकारी को प्रदान करना कि कौन से एरिया में कौन सा ब्लड ग्रुप अवेलेबल है। ये जो एकीकरण किया जा रहा है, कोलैबोरेशन, तो ये दुर्लभ रक्त समूहों की ज़रूरतों को, जो मरीज हैं उनके लिए समय, लागत और जीवन रक्षक की जो उपलब्धता है उसमें सुधार करेगा। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? अगर हम इस ई रक्त कोष का उद्देश्य देखें, मतलब इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, जो दुर्लभ हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, AB नेगेटिव या O नेगेटिव, ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, इनकी त्वरित पहचान और उपलब्धता को सुनिश्चित करना, मतलब कि ये जब भी किसी व्यक्ति को इस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत हो तो वो तुरंत उसको उपलब्ध कराया जा सके। ये जो प्लेटफॉर्म है रक्त बैंकों में रक्त भंडार की रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगा, जिससे मरीजों की जो आवश्यक रक्त है उनको जल्दी मिल सके। इसका लाभ क्या होगा? जो एकीकृत होगा, मतलब कोलैब किया जाएगा इसको राष्ट्रीय जो रक्त कोष है उससे, तो इससे क्या होगा, जो आपातकालीन स्थितियां हैं उसमें भी जो ब्लड है उसकी आपूर्ति को तेज किया जाएगा। जैसे कि हाल ही में अभी जो एयर इंडिया का जो एरोप्लेन क्रैश हुआ है ना, फ्लाइट जो क्रैश हुई है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को काफ़ी लोगों की जो जान चली गई है, उसमें मोस्टली अगर देखा जाए तो ब्लड की कमी की वजह से काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। तो ब्लड को जो आपातकालीन स्थितियां ऐसी होती है जब बहुत बड़े लेवल पर हमें ब्लड की ज़रूरत होती है और वो ब्लड ग्रुप हमें नहीं मिलता, तो उस समय क्या होता है, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने के लिए और लोगों को, जो मरीज होते हैं उनको समय पर ब्लड उपलब्ध करवाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये जो अभी योजना चल रही है भारत में अभी फर्स्ट स्टेज में ही है। इसे लागू करने के लिए तकनीकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं अभी तक की जा रही हैं, मतलब अभी तक इसको लॉन्च नहीं किया गया है, इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, अभी तक इस पर काम चल रहा है। भारत में अगर देखें हम, जो रेयर ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है AB नेगेटिव। ये सबसे दुर्लभ माना जाता है, जो सिर्फ 0.1% से भी कम जनसंख्या में पाया जाता है। तो आप खुद सोचिए ये कितना रेयर होगा, जो सिर्फ 0.1% जनसंख्या उन लोगों में ही पाया जाता है, AB नेगेटिव। O नेगेटिव जो है, इसे यूनिवर्सल डोनर तो कहा जाता है क्योंकि सभी रक्त समूहों को ये दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसकी कमी होती है, ये लगभग 2 से 3% जनसंख्या में ही पाया जाता है। इसके बाद आता है B नेगेटिव, ये भी रेयर है और ये 1 से 2% लोगों में होता है। A नेगेटिव, ये भी कम प्रचलित है, ये 3 से 4% जनसंख्या में पाया जाएगा। और जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ये काफ़ी अत्यंत दुर्लभ है, जो कि 10,000 में से एक व्यक्ति में पाया जाता है। इसे HH ब्लड ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि A, B या H एंटीजन नहीं होते हैं, ये केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही दिए जा सकते हैं। अब देखिए, दुर्लभ रक्त समूहों के सामने कुछ चुनौतियां भी आती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां? एक तो क्या होता है कि ब्लड जो है वो कम उपलब्धता होती है, वो समय पर नहीं मिल पाता है। दुर्लभ रक्त समूहों के जो दाता होते हैं वो कम होने के कारण, मतलब दान करने वाले लोग कम होते हैं, आपातकाल में जो रक्त प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये सभी समस्याएं सामने आ रही थी, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ई रक्त कोष को लागू किया गया।
जागरूकता की कमी पाई जाती है। लोग अपने रक्त समूह को, खास करके जो RH नेगेटिव या बॉम्बे ग्रुप के बारे में नहीं जानते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है या फिर बॉम्बे ग्रुप है। तो इसी तरह जागरूकता की कमी होने की वजह से लोगों को नॉलेज नहीं हो पाती, तो फिर वो किसी और को ब्लड दे भी नहीं सकते जब उन्हें खुद का ही पता नहीं होता। भौगोलिक बाधाएं देखी जाती हैं। गांव वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ब्लड बैंक नहीं होते हैं, उनकी पहुंच जो सीमित होती है। आपने देखा होगा कई गांव में या कहीं पर बहुत रेयर गांव ऐसे, बहुत कम गांव ऐसे, जैसे 100 में से कोई 1-2 गांव ऐसे जिसमें ये जो ब्लड ग्रुप है वो मतलब ब्लड जो बैंक है वो देखे जा सकते हैं। 100 में से नहीं, आप कह सकते हैं 1000 में से 1 गाँव ही ऐसा होगा, क्योंकि हमारे गाँव में तो नहीं है जो ब्लड बैंक है। हाल ही में मतलब अभी आप देख ही सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तो सरकार के द्वारा ये अच्छी पहल की जा रही है ई रक्त कोष की। इसके बाद समय बाद आवश्यकता, जैसे कि कोई सर्जरी होनी हो, थैलेसीमिया हो या दुर्घटना जैसे मामलों में रक्त की ज़रूरत इमीडिएट होती है, मतलब ब्लड की ज़रूरत सभी को इमरजेंसी में ही पड़ती है। तो इसी वजह से इन सभी को समस्याओं का समाधान करने के लिए इस ई रक्त कोष को लॉन्च किया है। भारत में ये पहल की गई है। सबसे पहले क्या होगा, जो दुर्लभ रक्तदाता होंगे वो रजिस्ट्री करवाएंगे, जिसे ई रक्त कोष जो पोर्टल है उसके थ्रू रजिस्टर किया जाएगा। फिर ई रक्त कोष में उसको मतलब ऐड किया जाएगा उस व्यक्ति को, और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे जो ब्लड की रियल टाइम जानकारी होगी वो आसान हो जाएगी। NGOs और स्वयंसेवी संगठन, कई संगठन है जैसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और यू थिंक फाउंडेशन, दुर्लभ रक्त समूहों के लिए डाटा संग्रह, दान को प्रोत्साहित दे सकते हैं या दे रहे हैं। कुछ NGO भी होते हैं जो कि ब्लड अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा कुछ स्वयंसेवी संगठन भी आपने देखे होंगे जो ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगे होते हैं, तो इसी वजह से ही होते हैं। जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं, रक्तदान जो कैंप लगते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया पर जो लोग, खास करके सोशल मीडिया में अगर हम देखें तो जो आज ट्विटर का ज़माना चल रहा है, तो ट्वीट के ज़रिए या X आप बोल सकते हैं, उस पर जो @blood डोनर्स इन के माध्यम से लोगों को अपने जो रक्त समूह की जाँच करने और ब्लड डोनेशन के लिए उन्हें फिर प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब भारत में बहुत सी ऐसी पहल की जा रही है, अब इनको अच्छे से लागू करना बाकी है। अब देखिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है उसकी विशेषता क्या है। इसके एक वैज्ञानिक कारण है। जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो H एंटीजन की अनुपस्थिति होती है, मतलब जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनमें H एंटीजन जो होता है वो नहीं होता है, जो कि A, B और O समूह का आधार है। यह एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है, मतलब ये आनुवंशिक ब्लड ग्रुप होता है। चुनौती क्या है इसके सामने, बॉम्बे ग्रुप केवल वाले व्यक्ति को केवल उसी समूह का रक्त ही चढ़ाया जा सकता है। O नेगेटिव रक्त भी इनके लिए उपयुक्त नहीं होता है, जैसे कि O नेगेटिव जो कि यूनिवर्सल डोनर है, इसको भी बॉम्बे ग्रुप वाले व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वो सिर्फ उसी ग्रुप के व्यक्ति को ही ब्लड दे सकते हैं। भारत में इसकी स्थिति क्या है, ये समूह जो हम देखते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये दक्षिण एशिया विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात में ज़्यादा पाया जाता है, फिर भी इनकी कुल संख्या जो है वह बहुत कम है। अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है, एयर बबल्स इन आइस कैन स्टोर मैसेजेस इन कोल्ड प्लेसेस। जो एयर बबल्स आपने देखे होंगे, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी ऐसे कुछ एयर बबल्स होते हैं जो ठंडी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मैसेजेस स्टोर कर सकते हैं। जो एयर बबल्स होते हैं बर्फ़ के माध्यम से। ठंडे स्थान जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड, ये बहुत ठंडे हैं, यहाँ पर बर्फ़ की जो चादरें पाई जाती हैं और वायुमंडल का एक प्राकृतिक अभिलेखागार के रूप में ये काम करते हैं। ये बुलबुले जो हैं हवा को कैद करते हैं और हज़ारों से लाखों साल पुरानी जो जलवायु होती हैं, जैसे कि उसमें जो गैसें होती, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनके साथ वायुमंडलीय कण और आइसोटोप वो शामिल होते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो पूरी एक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं एयर बबल्स। तो इनका वैज्ञानिक महत्व क्या है, पैलियोक्लाइमेटोलॉजी ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो कि बर्फ़ के कोर का उपयोग करके जो हमारी अतीत में जलवायु का जो पुनर्निर्माण किया जाता है। बर्फ़ के जो कोर है उसमें हवा का बुलबुला विश्लेषण करके जो वैज्ञानिक हैं
उनको ये पता चलता है कि जो पृथ्वी की जलवायु वह समय के साथ कैसे बदलती है। मतलब कि इससे हम ये कह सकते हैं कि इस बबल्स के थ्रू खोज की जाती है कि जो जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। तो ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे बर्फ़ के कोर से पता चलता है कि पिछले साल 8 लाख वर्षों में CO2 का स्तर 180 से 280 प्रति मिलियन तक रहा है, लेकिन जो औद्योगिक क्रांति के बाद ये 420 ppm से भी अधिक हो गया। तो ऐसे में क्या है, ये जानकारी मिल गई एयर बबल्स के थ्रू कि जो ग्रीन हाउस गैसेस में देखने में मतलब जो वहाँ पर जो CO2 गैस है उसका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से जो जलवायु उसमें बड़े बड़े परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, हालांकि कोई भी ऐसा समय आज तक नहीं आया था कि जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका। नॉर्थ यहाँ तक कि जो ठंडे इलाके होते हैं नॉर्थ इंडिया, तो उनमें भी देखा जा रहा है कि परिवर्तन काफ़ी मतलब ड्रास्टिकली चेंज होते नज़र आ रहे हैं जलवायु में। तो इन सभी की खोज एयर बबल्स के माध्यम से की गई है। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कैसे होता है, जो बर्फ़ का बुलबुला होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण और प्रभावों को समझने में भी मदद करता है, क्योंकि उसमें जो गैसेज होती है उनको पुनर्निर्माण, उससे जो होती है जलवायु उसका पुनर्निर्माण किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की जो उच्च सांद्रता है गर्मी को फंसाती है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जो जल स्तर है उसमें भी काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है। इसके अलावा बर्फ़ के कोर का विश्लेषण कैसे होता है। सबसे पहले गैस संरचना होती है बर्फ़ में, जो CO2 CH4 जैसे गैस जो हैं ये अतीत की जलवायु को दर्शाते हैं। इनसे जांच की जाती है कि अतीत में जलवायु कैसी थी और आज कैसी है। तापमान का अनुमान लगाया जाता है आइसोटोप जैसे कि ऑक्सीजन 18 ड्यूटेरियम, तो उसका विश्लेषण करके वैज्ञानिक जो है उस समय का जो तापमान है उसका अनुमान लगाते हैं। वायुमंडलीय घटनाएं, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे जो राख मैग्मा जो लावा निकलता है या सल्फेट के निशान बर्फ़ में संरक्षित होते हैं, मतलब ये बर्फ़ में जमे हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ऐतिहासिक पर्यावरणीय जो घटनाएं हैं उनका वर्णन मिलता है, उनके बारे में जांच की जाती है। मानव का प्रभाव कैसे पड़ता है, जो बर्फ़ के कोर औद्योगिक गतिविधियां जीवाश्म ईंधन के जलने से गैसों के स्तर में वृद्धि को दर्शाया जाता है। ठंडे स्थानों में संरक्षण कैसे होता है, कम तापमान देखने को मिलता है। ठंडे स्थानों में जो बर्फ़ होता है वो पिघलने से बच जाती है और हवा के जो बुलबुले हैं वो ऐसे ही बरकरार रहते हैं। तो लंबे समय तक जो इसको संरक्षित रखा जाता है। अंटार्कटिका में कुछ बर्फ़ के कोर 2.7 मिलियन वर्ष पुराने, जो कि गहरे अतीत की एक झलक को प्रदान करते हैं। न्यूनतम मानव हस्तक्षेप होता है, जो ठंडे स्थान होते हैं वहाँ पर ज़्यादा मनुष्य नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर जो मानव है वो किसी भी एक्टिविटी में दखल नहीं दे सकते हैं, जिससे वहाँ पर जो डेटा है उसकी शुद्धता बनी रहती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस चीज़ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई तो वो इतिहास से अभी तक वैसे ही रही होगी। तो इसी प्रकार से जो मानव हैं वो ठंडे इलाकों पर बहुत कम निवास करते हैं, तो वहाँ पर जो भी डेटा है उनको वैसे ही कलेक्ट कर लिया जाता है और इससे जो एक सटीक रिपोर्ट निकल कर सामने आती है फिर उसको लोगों के सामने पेश किया जाता है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वाई इज़ द एल नीनो सो हार्ड टू प्रेडिक्ट। तो जो एल नीनो होती हैं वो उनको प्रेडिक्ट करना, उनका अनुमान लगाना इतना हार्ड क्यों होता है। तो आप देख सकते हैं एल नीनो के लिए ये आप देखिए जो ड्रॉट, इसके लिए ड्रॉट कंडीशंस चाहिए होती हैं, मतलब सूखे जैसी कंडीशंस होनी चाहिए। वार्म वाटर पूल, मतलब ये जो एल नीनो होती है ये एक आप कह सकते हैं मतलब जो मॉइस्ट एयर होती है वो एकदम बढ़ जाती है, उससे क्या होता है एल नीनो की कंडीशन उत्पन्न होती है। इसको मतलब प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल क्यों है, वायुमंडल महासागर की जो गतिशीलता है उसकी वजह से। एल नीनो ज़्यादातर प्रशांत महासागर में जो समुद्री सतह का तापमान है और वायुमंडलीय दबाव है उसके बीच ये उत्पन्न होती है। मतलब प्रशांत महासागर और जो वायुमंडल का जो दबाव होता है उसके बीच ये एल नीनो बनती है। इसके बीच का जो संतुलन होता है गैर रैखिक और प्रत्याशित होता है, मतलब कि डायरेक्ट हमें नहीं दिखता है। प्रारंभिक स्थिति की जो संवेदनशीलता क्या होती है, छोटे छोटे तापमान, हवा में पैटर्न में बड़े बदलाव, जो बड़े पैमाने पर हम बदलाव देखते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है। मौसम मॉडल में जो शुरुआती डेटा होता है उसकी छोटी सी गलती भी भविष्यवाणी को प्रभावित कर सकती है। ये एक लंबी समय अवधि जैसे कि एल नीनो 6 से 18 महीने तक प्रभावी रहती है और लंबी अवधि की जो भविष्यवाणी में अनिश्चितता वो बढ़ जाती है, क्योंकि मॉडल में जो चरों की संख्या वो भी बढ़ती है।
सीमित अवलोकन डाटा बहुत सीमित होता है, इसकी वजह से इसको पहचानना या इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। महासागरों के जो गहरे हिस्से होते हैं, दूरस्थ क्षेत्र होते हैं, उनकी वास्तविक जानकारी लेना मुश्किल है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखा जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्री तापमान और जो वायु परिसंचरण तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये जो पारंपरिक मॉडल हैं उसको कम विश्वसनीय बनाया जाता है। आंतरिक परिवर्तनशीलता, अल नीनो की जो तीव्रता है, समय प्रभाव हर बार क्या होता है अलग हो सकते हैं, जिसे पूरी तरह से मॉडल में कैप्चर करना चुनौतीपूर्ण होता है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये एल नीनो कंडीशंस होती हैं कि जो वार्म वाटर होता है उसकी मूवमेंट इस तरफ होती है, इधर और इधर, जो साउथ ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ इधर से, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन में ज़्यादातर एल नीनो देखने को मिलते हैं, तो यहीं से उत्पन्न होते हैं एल नीनो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इधर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये वार्म वाटर मूवमेंट है, इधर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एल नीनो जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये आप इसको एक प्रकार से गर्म हवाएं भी कह सकते हैं जो ह्यूमिडिटी से भरपूर होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, वार्मर विंटर होता है, मतलब यहाँ पर विंटर का चल रहा होता है सीज़न, और यहाँ पर क्या होता है जो अभी गर्मी का सीज़न है वो चल रहा होता है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक द हिंदू में। तो आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने कल के न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।